तो चलिए शुभ समाचारों में सबसे पहले बात एक शुभ खबर की हम कर लेते हैं भारत पाकिस्तान मैच की। जी हां, 308 दिन यानी कि लगभग 10 महीने पहले 24 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड कप के इतिहास में भारतीय टीम पहली बार पाकिस्तान से हारी थी। लेकिन कल रात भारत ने उस हार का हिसाब चुकता कर दिया। दुबई के मैदान पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पटकनी देकर पुराने जख्मों पर मरहम लगा दिया। एशिया कप के ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने 5 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली पाक टीम 19 ओवर 5 गेंदों में 147 रन पर ऑल आउट हो गई और जवाब में भारत ने 19 ओवर और 4 गेंदों में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। इस जीत के बाद महज हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय फैंस ने महाविजय पे महाजश्न मनाया। 8 शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई, कोलकाता, नागपुर, इंदौर, मुरादाबाद, सिलीगुड़ी, कानपुर और जम्मू में क्रिकेट फैंस ने ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस किया और जमकर आतिशबाजी की। जश्न की तस्वीरें 7 समुद्र पार से भी आई हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश भर में और देश के बाहर भी भारतीयों ने इस जश्न का जो है पूरा मजा लिया। रात को सभी जगह आतिशबाजी होती हुई दिखाई दी, लोग जश्न के माहौल में दिखे, ढोल नगाड़े बजे और इस तरह से हिंदुस्तानियों ने भारत की जीत का जश्न मनाया। मैच इंडिया और पाकिस्तान का हो और उसमें रोमांच न हो, ऐसा हो सकता है क्या? दुबई में खेले गए एशिया कप के मैच में जैसे ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, हिंदुस्तान के आसमान में दिन जैसा माहौल हो गया। फैंस ने भी आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। दुबई से लेकर दिल्ली, मुंबई से लेकर मुरादाबाद, कोलकाता से लेकर कानपुर, अहमदाबाद से लेकर बेंगलुरु, जम्मू से लेकर नोएडा, हर तरफ टीम इंडिया की महाजीत पर देश पूरी टीम को हार्दिक बधाई दे रहा है। कहीं पर आतिशबाजी हो रही है तो कहीं पर गगनभेदी नारे गूंज रहे हैं। कहीं पर तो क्रिकेट फैंस हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। नोएडा में लोगों ने शंख बजाकर जीत का जश्न मनाया। ये जीत ऐतिहासिक है, ये जीत जानदार है, ये जीत दमदार है। लिहाजा हर तरफ सिर्फ एक ही गूंज है, इंडिया इंडिया। देशभक्ति के ये नारे जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं, जहां पाकिस्तान पर मिली इस महाविजय का जश्न मनाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। आसमान में हो रही इस आतिशबाजी को देखिए। पटाखों और फुलझड़ियों की रोशनी से पूरा इलाका नहाया है। लोग हाथों में तिरंगा लेकर उत्साह मना रहे हैं। अब जरा नागपुर का जश्न देखिए। सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर घरों से बाहर निकल आए। लोग आपस में अनजान थे, लेकिन देश के लिए जज्बात और खुशी की वजह सबको साथ ले आई। हर कोई एक दूसरे को बधाई देता नजर आया। मुंबई की सड़कों पर भी फैंस में जबरदस्त उत्साह दिखा। यहां भी लोग सड़कों पर तिरंगा लेकर जश्न मनाते नजर आए। बॉलिंग जो हुई थी वो इतनी हाइस्ट हुई थी, तभी भी इंडिया के बैट्समैन किसी से कम नहीं थे। उन्होंने भी ऐसा बजाया कि उनको मालूम नहीं पड़ा। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि अपनी टीम ने इतना मस्त मुकाबला करके अपने मैच को विनर अपना इंडिया को जिता दिया है, इसलिए बहुत प्राउड फील हो रहा है और फुल एंजॉयफुल कर रहा हूं मैं यहाँ पे। दिल्ली में भी क्रिकेट प्रेमियों ने रेस्टोरेंट के अंदर भारत की जीत पर खुशी जाहिर की, तो वहीं अहमदाबाद में भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया और जीत के लिए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। अमेजिंग मैच, मोमेंटम बना हुआ था, थोड़ा सा नर्वसनेस था, बट अल्टीमेटली वी वन एंड वी आर रियली हैप्पी। हमारा इंडिया जीत गया, वी लव इंडिया, यो बेबी। इंडिया की जीत पर उत्तर प्रदेश में भी त्योहार जैसा रंग देखने को मिला। मुरादाबाद में लोगों ने आतिशबाजी की तो नोएडा में शंख बजाकर जश्न मनाया। तो कानपुर में भी क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया की जीत पर उत्साह मनाया।
जहां तक एक और भारत में जश्न का माहौल है, तो वहीं पाकिस्तान के फैंस के बीच मायूसी छाई है। इंडिया इतनी अच्छी बॉलिंग कर चुका है, मैच खेलते हैं। लानत है मिडिल ऑर्डर पे। बाबर आजम और रिजवान को छोड़ दे, बाकी सारी टीम को नहर पे खड़ा करके इनको चूड़ियां पहना के छितर मारी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो टीम है, आज उन्होंने हमारी ना बिस्ती करवा के रख दिया। ये वही बाबर आजम, ये वही पाकिस्तानी टीम है जिनको हम शाबाश देते हैं, और दूसरे ही पल में ये अपने ऊपर लोगों की बदवाएं भी लेने लग जाते हैं। मैच ऐसे थोड़े होते हैं यार। टीम इंडिया ने एशिया कप 2022 में अपने अभियान का धमाकेदार आगाज किया है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के कई फैक्टर्स रहे, जहां तेज गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग करते हुए पाकिस्तानी टीम के सभी 10 विकेट निकालकर उसे 150 रनों के अंदर पैक कर दिया। वहीं बैटिंग में भी मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम की नैया पार लगा दी है। टीम इंडिया की जीत के हीरो हार्दिक पांड्या रहे। हार्दिक पांड्या ने पहले गेंद से जलवा दिखाते हुए 25 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इसके बाद हार्दिक ने बैटिंग में कमाल करते हुए महज 17 गेंदों पर 33 रन बनाए। भुवनेश्वर कुमार की दमदार बॉलिंग ने भी मैच की जीत में अहम फैक्टर का काम किया। भुवी ने 4 ओवर्स में 26 रन देकर 4 विकेट झटके। सबसे अहम रहा बाबर आजम का विकेट, जिन्हें भुवी ने मैच के तीसरे ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। रोहित की कप्तानी भी इस पूरे मैच में गजब की रही। पहले बॉलर्स का सटीक इस्तेमाल, फिर बैटिंग में चौथे नंबर पर रविंद्र जडेजा को भेजने का फैसला कारगर साबित हुआ था। जीत के फैक्टर में कोहली की 35 रनों की पारी भी रही, क्योंकि इन 35 रनों की बदौलत भारत ने अपनी स्थिति मैच में धीरे धीरे मजबूत कर ली थी। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच किसी जंग से कम नहीं होता। दोनों देशों के बीच मैदान पे खेले जाने वाले खेल का असर मैदान के बाहर भी देखने को मिलता है। पाकिस्तान की हार पर पाकिस्तान के पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद अहमद चौधरी का अजीब बयान सामने आया है। एशिया कप टूर्नामेंट में भारत से मिली पटखनी के लिए फवाद चौधरी ने अपने देश की सरकार को दोषी ठहराया। फवाद चौधरी ने ट्वीट कर शहबाज शरीफ सरकार पे दोष मढ़ा है। उन्होंने लिखा है कि ये टीम की गलती नहीं है, इसके लिए आयातित सरकार दोषी है। और अब बात करेंगे ट्विन टावर की, जिनको कल जमींदोज किया गया था और उसके बाद आज पहली सुबह है। कल तक आसपास की जो सोसाइटी थी, जो लोग वहां पर मौजूद थे, वो लौटे नहीं थे और शाम को 7 बजे लौटने का जो सिलसिला था उनका शुरू हुआ। नोएडा का ट्विन टावर अब इतिहास बन चुका है। कल तक जो इमारत करप्शन की नींव पे रखी गई थी, अब वो पूरी तरह से टूट गई है। कल सुबह तक ट्विन टावर के गिरने से पहले तमाम तरह की आशंकाएं थी। अगल बगल की सोसाइटी के लोग सहमे हुए थे, लेकिन आज सुबह का सूरज इलाके के लोगों के लिए नई उम्मीद और नई रोशनी के साथ निकला। जिन्होंने कल अपनी सोसाइटी खाली कर दी थी, वो लोग अपने घरों में अब लौटने लगे हैं। ट्विन टावर के मलबे को साफ करने का काम शुरू हो गया है। उससे पहले इलाकों से धूल साफ करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। और सबसे ज्यादा खुश वो हैं जिन्होंने ट्विन टावर के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अब वो टावर नहीं है, लेकिन अब अगली चुनौती वहां से टावर का मलबा हटाने की है। और इस मलबा हटाने के लिए प्रशासन ने भी कार्य योजना तैयार की हुई है, जिस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब टावर गिराया गया था। उसके बाद धूल का गुबार उठा, लेकिन सुबह होते होते इलाके में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। सुपरटेक ट्विन टावर, जिसको कल जमींदोज किया गया, दोपहर 2:30 बजे ब्लास्ट करके इस पूरी बिल्डिंग को गिराया गया। उसके बाद किस तरीके से धूल का गुबार वहां पर उठा, ये आप देख रहे हैं। और
हालांकि आज सुबह जब इलाका देखा गया तो जो धूल का गुबार था वो नजर नहीं आया। ये मलबा जो है ट्विन टावर के, मेरे को इतना इसका करेज था कि मैं फरीदाबाद से सवेरे 4:30 बजे उठ के और 5 बजे निकल के यहाँ पे इसको देखने के लिए आया हूँ। पहली बार ही सुना है ऐसा, जैसे मूवी टाइप में होता है कि रियल में आज देखने को मिला हमें, तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ हुआ यहाँ पर देखने में। कल आर्टिफिस इंजीनियरिंग ने जो भी प्रॉमिस किया था और जो भी बोला था वो उसके हिसाब उनके प्लान के हिसाब से हुआ सारा कुछ, और वी आर वेरी हैप्पी। समय मैं सोच रही हूँ घर जाऊँ, क्योंकि डस्टी है तो लग रहा है कि ऐसा ना सांस हो। तो बच्चों ने कहा ही था मम्मी मास्क लगा के जाना, तो मैंने कहा देखूं तो जाके क्या हुआ है। सबने बड़ा कोऑपरेट करके ही यहाँ पर सब कुछ हुआ है, जैसे बड़ा सेफली, कोई इंजरी नहीं हुई, कोई जो है ना नुकसान नहीं हुआ। देखने को डर लग रहा था यार ये कैसे ब्लास्ट करेंगे, क्योंकि कंजस्टेड एरिया काफी था। तो पूरे भारत में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन माया नगरी मुंबई की अगर बात की जाए तो जिस तरह से उत्सव यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, शायद ही भारत के किसी और राज्य में इतने धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती हो। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा और महाराष्ट्र के गणपति पूजा की खास पहचान पूरे विश्व भर में है। और इसी बीच आपको बता दें कि कोरोना, जिसकी वजह से 2 साल के बाद मुंबई के लोग गणेश उत्सव अब सेलिब्रेट करने वाले हैं। कैसी तैयारियां मुंबई के लोगों ने की है गणेश उत्सव को लेकर, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पंडाल में भीड़ ही भीड़ है। तस्वीरें मुंबई की हैं। ढोल नगाड़े और विघ्नहर्ता के जयकारों की गूंज से मुंबई का चप्पा चप्पा भक्ति रस में सराबोर दिख रहा है। मुंबई की सड़कों पर बापा की एक से बढ़कर एक खूबसूरत रंग बिरंगी मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। बापा की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए भक्तों का कारवां पंडालों की तरफ बढ़ रहा है। गणेश चतुर्थी उत्सव पर लालबाग के राजा की अलग ही धूम होती है। लालबाग के राजा की मान्यता सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। दुनिया भर से श्रद्धालु लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए यहां आते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लाल बाग के राजा का दर्शन करने आएंगे। हर साल उनकी मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनती ही है। इस बार लाल बाग के राजा का दरबार अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की थीम पर है। लाल बाग के राजा ट्रस्ट का कहना है कि गणेश चतुर्थी के भव्य आयोजन की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और दर्शनार्थियों की हर सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। अभी 2022 में अच्छा वातावरण है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, इनके अथक परिश्रम से अभी ये हमारा कोरोना का जो संकट है, हम लोग बोल सकते हैं ये टल गए। तो भाविकों को भी मन में बहुत श्रद्धा है, वो बहुत उत्साह है, चैतन्य है कि अभी हमें लालबाग का राजा का दर्शन होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें नजर में रख के हम लोगों ने भी लास्ट 3 महीनों से लालबाग का राजा का फेस्टिवल अच्छी तरह से करना चाहिए और उसका जो भगवान का दर्शन है, लालबाग राजा का दर्शन है, वो भी लोगों को अच्छी तरह से मिलना चाहिए। इसकी पूरी तैयारी करके रखी है। गणेश उत्सव की तैयारियों को लेकर मुंबई के बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई है। बाजार एक दंत की छोटी बड़ी प्रतिमाओं से सजा हुआ है। खरीदारों की होड़ लगी है। मूर्ति कारीगर मुनाफे से खुश हैं। भक्तों का कहना है कि कोरोना की वजह से वे 2 साल तक अपने बप्पा की पूजा धूमधाम से नहीं मना सके, लेकिन इस बार वो बप्पा की पूजा अर्चना करने में किसी तरह की कमी नहीं करना चाहते। मुंबई से देव कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए शुभ समाचार है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर श्राइन बोर्ड ने RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड शुरू कर दिए हैं। यात्रा शुरू करने से पहले RFID कार्ड जो हैं वो श्रद्धालुओं को मुफ्त में मुहैया करवाए जाएंगे। ये कार्ड उन्हीं श्रद्धालुओं को दिए जाएंगे जो कि अपना नाम, पता, पिन कोड वगैरह जो जानकारी होती है वो उपलब्ध कराएंगे। इस कार्ड का फायदा ये है कि अगर यात्रा के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य गुम हो जाता है तो तुरंत RFID काउंटर पर जाकर उसे ट्रैक किया जा सकता है। इससे आतंकवादियों की साजिशों से भी श्रद्धालुओं की रक्षा में मदद मिलने वाली है। बता दें कि करीब 29 जगहें यहां पर चुनी गई हैं जहां पर RFID एंटीना और ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं और 7 ऐसी जगह हैं जहां पर सुरक्षाकर्मी बैठकर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर श्रद्धालुओं पर निगरानी रखेंगे। श्रद्धालु इस कार्ड की शुरुआत से खुश हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चित भी हैं।
ऑप्टिमिस 1 मिशन को नासा अब अंजाम देने जा रहा है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे ओरियन स्पेसक्राफ्ट को छोड़ा जाएगा और इस मिशन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंसानों को भेजने से पहले ये नासा की पहली फ्लाइट टेस्ट होगी। फिलहाल इसमें कोई क्रू नहीं जाने वाला। 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. ये तैयारी है चांद छूने की, ये तैयारी नया मुकाम हासिल करने की है, ये तैयारी है नया इतिहास रचने की। चांद के पार चलो की मुहिम के लिए कुछ इसी अंदाज में तैयारी करते दिखे एस्ट्रोनॉट्स। दरअसल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस 1 के लॉन्च की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. इसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना किया जाएगा। आज शाम 6:30 बजे आर्टेमिस 1 के तहत नए स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन क्रू कैप्सूल की पहली टेस्ट फ्लाइट होगी। 322 फुट या कहें कि 98 मीटर लंबा रॉकेट नासा द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ये रॉकेट करीब 42 दिनों के मिशन पर बिना चालक दल वाले ओरियन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा। स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा तक जाएगा और कुछ छोटे उपग्रहों को कक्षा में छोड़कर खुद कक्षा में स्थापित हो जाएगा। इस मिशन के तहत नासा स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग हासिल करेगा, साथ ही चंद्रमा के आसपास के हालात की जांच करेगा, जिसका अनुभव अंतरिक्ष यात्रियों को मिलेगा और यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करेगा। आर्टेमिस 1 मिशन में नासा की ओर से नया और सुपर हैवी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें स्पेस लॉन्च सिस्टम लगाया गया है, जिसे पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अपोलो मिशन के कमांड सर्विस मॉड्यूल के उलट ओरियन MPCV एक सौर संचालित प्रणाली है। ये 6 अंतरिक्ष यात्रियों को 21 दिनों तक स्पेस में ले जाने में सक्षम है। बिना चालक दल के भी आर्टेमिस 1 मिशन 42 दिनों तक चल सकता है। अगर आर्टेमिस 1 सफलतापूर्वक पृथ्वी के कक्षा में पहुंच जाता है तो यह प्रोजेक्ट के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मिशन के दौरान ओरियन 10 छोटे उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, जिन्हें क्यूबसेट के नाम से जाना जाता है। इस दौरान बर्फ के भंडार की जानकारी भी जुटाई जाएगी, ताकि इसका प्रयोग भविष्य में चांद पर जाने वाले यात्री कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंपकिन की बनी सब्जी तो आपने जरूर खाई होगी, लेकिन क्या कभी आपने पंपकिन की बनी नाव में बैठकर सफर किया है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज हम आपको करवाएंगे पंपकिन से बनी नाव की सवारी। दरअसल अमेरिका में ड्वेन नाम के एक शख्स ने 384 किलो वजन के पंपकिन को काटकर एक नाव तैयार की और इसमें बैठकर मिजोरी नदी में 61 किलोमीटर लंबा सफर तय करके गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 41 किलोमीटर का यहां पर था, लेकिन उस रिकॉर्ड को यहां पर इन्होंने तोड़ दिया है।